ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। बिहार एसएससी सीजीएल 2022 का जो एग्ज़ाम नवंबर में होने वाला है उसका ही दी प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 3 देखने वाले हैं, जीके प्लस जीएस, जो कि बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न पे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपने सेट 2 तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट जो है बीएसएससी सीजीएल वॉल्यूम 2 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने इस छोटे भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है। गलत तथ्य को चूज करना है। सबसे कम कुल क्षेत्रफल वाला संघीय प्रदेश लक्षद्वीप है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक कुल क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है। तो गलत की बात कर रहे हैं तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, यही गलत है। अगर सबसे कम साक्षरता वाला राज्य की बात की जाए तो वो हमारा राज्य बिहार है, जहाँ 63.82% क्या है, साक्षरता दर है सबसे कम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। सबसे बड़ा भाषा परिवार की बात की जाए तो इंडो आर्यन भाषा जो है ये सबसे बड़ा भाषा परिवार है, और भारत में 4 प्रमुख भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती है। सामान्यतः उत्तर भारत में बोली जाने वाली भाषा जो है उसे आर्य भाषा कहते हैं, और दक्षिण की भाषाओं को द्रविड़ भाषा कहते हैं, और एस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषाओं को मुंडारी भाषा कहते हैं, और पूर्वोत्तर भाग रहने वाले जैसे तिब्बती, बर्मा, नेपातीय भाषाओं को चीनी तिब्बती के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। दक्षिण भारत से संबंधित कौन नहीं है, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली या कथक। तो कथक जो है ये शास्त्रीय नृत्य शैली दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। ये कथक जो है उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से रिलेटेड है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है। कथकली की बात की जाए तो ये केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी का मणिपुर। चलिए अगला प्रश्न है कि संघाई सहयोग संगठन एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किस शहर को घोषित किया जाएगा। तो ये आपका वाराणसी को, यानी संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी वाराणसी को घोषित किया जाएगा। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चीनी विद्वान ह्वेनसांग ने डैश में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था। तो चीनी विद्वान ह्वेनसांग जो था ये कहाँ, भारत में 15 वर्ष तक रहा है। ये भारत में 15 वर्ष तक रहा है, और ये हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीनी विद्वान ह्वेनसांग भारत कब आया था। तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। कितने वर्षों तक रहा है, तो 15 वर्षों तक रहा है। अब ह्वेनसांग 643 ईस्वी में हर्षवर्धन द्वारा आयोजित कन्नौज महासभा की अध्यक्षता भी की थी। तो ये चीनी विद्वान ह्वेनसांग ने डैश में कहा, तो ये विजयवाड़ा में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चीनी विद्वान ह्वेनसांग से रिलेटेड क्वेश्चन जो है बहुत पूछे जाते हैं, तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड मैंने 3-4 बातें आपको बता दिया है कि ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। भारत में 15 वर्षों तक रहा है, और ये पुस्तक भी अपने पुस्तक सीयूकी में अपने यात्रा का वर्णन भी किया है, और ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था, जो कि मणिपुर की जनजातियों ने भी
सक्रिय भागीदारी जो है इसमें निभाया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थे भीड़ पर गोली चलाने से इनकार भी कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा की इकाई के बारे में निम्नलिखित में से कौन गलत है। गलत पूछा जा रहा है, गलत कौन है। तो 1 किलो वाट आवर में 3.6 जूल होता है, यही गलत हो गया क्योंकि 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। तो ये तो पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये ऑप्शन ए ही गलत हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि फरीद खान ने किस वर्ष शेरशाह की उपाधि धारण किया था। तो फरीद खान ने वर्ष 1539 ईस्वी में शेरशाह की उपाधि धारण किया था और शेरशाह ने 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शेरशाह की उपाधि धारण किया था। द्रविड़ मंदिरों की आकृतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। द्रविड़ मंदिर के बारे में आयताकार साला है, दीर्घवृत्ताकार गज पृष्ठ है, वृत्ताकार अस्त है या वर्गाकार कुटा है। तो द्रविड़ मंदिर की आकृति के बारे में देखा जाए तो वृत्ताकार अस्त जो है यही मिलान जो है गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान 66वां है। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये 39 किलोग्राम में मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दांडी यात्रा कितने अनुयायियों के साथ शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा जो था ये गांधी जी द्वारा किया गया था, जिसमें 78 अनुयायियों के साथ शुरू किया गया था। और गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च जो है ये शुरू किए थे। कम से कम 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून को भंग किए थे। ठीक है, चलिए तो कितने अनुयायियों के साथ। तो 78 अनुयायियों के साथ। अगला प्रश्न है कि जिला दंडाधिकारी द्वारा बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत कितने आबादी पर एक पंच निर्वाचित करने का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। तो ये 500 आबादी पर एक पंचायत मतलब एक पंच जो होता है 500 आबादी पर निर्वाचित करने का प्रावधान को सुनिश्चित किया गया है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। डेविस कप 2021 का फाइनल मैच किसने जीता है। तो डेविस कप 2021 का फाइनल मैच ये आपका रूस ने जीता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। रूस ने क्रोएशिया को हरा के ये कप को जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है। देखिए एक तो होता है प्रत्यक्ष, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष कर में भी 2 होता है, एक तो केंद्र सरकार का, दूसरा राज्य सरकार का। तो ये बिक्री कर जो होता है, बिक्री कर ये अप्रत्यक्ष कर होता है। क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये मैथ है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ है। तो भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र की बात की जाए तो वो आपका असम में है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहले तेल की खुदाई 1867 में असम के माकुम में हुआ था। कहाँ हुआ था, असम के माकुम में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न तब तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न मिल गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग को नियम और दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 जो है ये भारत के चुनाव आयोग को नियम और दिशा निर्देश को बताता है। तो अनुच्छेद 324 आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान को उल्लेखित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में रहती है। तो अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो नाइसी जनजाति जो है
ये अरुणाचल प्रदेश में रहती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत के किस राज्य में खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है? तो खीर भवानी मेला जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला को आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इम्फाल शांति संग्रहालय मणिपुर को किस देश ने उपहार में दिया था? तो इम्फाल शांति संग्रहालय को मणिपुर को जापान देश ने, किसने? जापान देश ने उपहार में दिया था। इसके उद्घाटन ने इम्फाल की लड़ाई की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया गया है और यह इम्फाल के द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की यादों पर बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। उकाई बांध ताप्ती नदी पर निर्मित है और पंचेत बांध का निर्माण ब्यास नदी पर किया गया है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो कथन की बात की जाए तो उकाई बांध ताप्ती नदी पर निर्मित है। तो ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पंचेत बांध दामोदर नदी पर बनाया गया है। किस पे? ब्यास नदी पर नहीं, दामोदर नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन सी केवल एक ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया था? तो वर्ष 1510 में पुर्तगालियों ने कब्जा किया था गोवा पर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका रीजनिंग का है। ये आपका टाइम पत्रिका का महिला एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो ये सिमोन बाइल्स को एथलीट ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। और सिंधु जल संधि जिस पर वर्ष डैश में हस्ताक्षर किए गए थे, ऐसे नियम बनाए जो निर्दिष्ट करते हैं कि भारत सिंधु नदी प्रणाली में प्रवाहित जल के डैश का उपयोग कर सकता है। तो सिंधु जल संधि जिस पर वर्ष 1960 में हस्ताक्षर किए गए थे। कब किए गए थे? 1960 में हस्ताक्षर किए गए थे और ऐसे नियम बनाए गए थे जो निर्दिष्ट करते हैं कि भारत सिंधु नदी प्रणाली में प्रवाहित जल के 20% का क्या कर सकता है? उपयोग कर सकता है। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस संधि पर कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि पंचायती राज से संबंधित कथनों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है बोला गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। पंचायत व्यवस्था ग्रामीण शक्ति विकेंद्रीय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। या 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 को लागू होता है। या त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुड़ी संरचना है। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 को लागू हुआ था। यही क्या है? गलत है। ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम में 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था, जो कि डेट जो है गलत है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान सभा की समितियों और नेताओं का इनमें से कौन सा युग्म गलत है? जो युग्म जो है गलत है, नियमावली समिति जीवी मावलंकर, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू, मसौदा समिति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो नियमावली समिति देखा जाए तो जीवी मावलंकर ही गलत है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे क्रेडिट की शर्तों का एक घटक नहीं माना जाता है? तो क्रेडिट के शर्तों का एक घटक क्या होता है? ऋण की राशि जो होती है ये क्रेडिट की घटकों का शर्तों का घटक नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्यसभा में सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु वर्ष कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। राज्यसभा में जाने के लिए आपको 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है ये 6 वर्षों का होता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची दल बदल से संबंधित है? दल बदल की बात की जाए तो ये 10वीं अनुसूची जो है दल बदल से संबंधित है, जो कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम में 1985 द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया है। तो 10वीं अनुसूची जो है दल बदल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है बोल रहा है
कि भाग 9 में पंचायतें को 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो यही कथन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक विद्युत धारा उत्पन्न करती है। तो विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है, तो रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव, ये सभी उत्पन्न करती हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायु कोश फेफड़ों के भीतर सूक्ष्मतर नलिकाओं के रूप में संपन्न होते हैं, कहलाते हैं। तो उसे वायु कुपिकाएँ कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें एक अधिक महंगी धातु को एक सस्ती धातु के ऊपर विद्युत की मदद से निक्षेपित किया जाता है, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश जब वायु से होकर संचरित होता है तो क्या होता है, तो इस समान वेगों से क्या होता है, भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश जब वायु से होकर संचरित होता है तो यह समान वेगों से चलती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के वेग में परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि वह एक माध्यम से नहीं गुजरता है। सीवर पाइप बने होते हैं, तो सीवर पाइप जो है कास्ट आयरन के बने होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक सतह को दूसरी सतह पर फिसलने पर गति का विरोध करने वाला बल क्या कहलाता है, तो उसे ही घर्षण कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपका रीजनिंग का है। कंपनशील वस्तु की उसकी मध्य अवस्था से अधिकतम दूरी कहलाती है। तो कंपनशील वस्तु की माने आवृत्ति क्या होती है, कुल दोलनों की संख्या बटा कुल लगा हुआ संख्या। तो ये क्या हो जाता है, आयाम हो जाता है। कंपनशील वस्तु को उसकी मध्य अवस्था से अधिकतम दूरी जो होता है उसे आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड कहा जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल क्षार के साथ क्रिया कर देता है, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल को बनाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कैप्साइनोसिड्स, कैरोटीनॉइड, फेनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन हैं। तो ये मिर्च में पाए जाने वाले क्या हैं, प्रमुख रसायन है। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ताजमहल को किस प्रदूषण से खतरा उत्पन्न हो रहा है, तो ताजमहल को सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 से ज़्यादा खतरा हो रहा है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और परमाणुओं के किस समूह की परमाणु त्रिज्या समान होती है, तो परमाणु त्रिज्या देखा जाए तो FeCO परमाणु के समूह के परमाणु त्रिज्या क्या होती हैं, समान होती हैं। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि दो विभिन्न जीवों के बीच संबंध किसमें दोनों लाभान्वित होते हैं, जिसमें दोनों लाभान्वित होते हैं। तो सहजीवी जो होते हैं ये दोनों लाभान्वित होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह वर्ग 15 का क्या है, तत्व होता है। इसका खोज रदरफोर्ड ने किया था। एक परावर्तक सतह के अंदर की ओर वक्रीय अवनिर्मित दर्पण को क्या कहा जाएगा, तो इसे ही अवतल कहा जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गेहूं में काला कीट रोग उत्पन्न होता है। तो गेहूं में काला कीट रोग उत्पन्न पक्सिनिया कवक द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल कहलाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी कहलाता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्टील के कप में गर्म चाय को पीने की तुलना में इसे एक पोर्सिलिन कप में पीना अधिक आसान होता है, क्योंकि स्टील कप में पोर्सिलिन क्या होता है, एक ऊष्मा का कुचालक होता है, जिसके कारण। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। पोर्सिलिन के ऊष्मा का कुचालक होने से गर्मी को इसके माध्यम से गुजरने की अनुमति नहीं होता है और वो नहीं गुजर पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तब तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ, वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होते हैं को डैश कहा जाता है, तो उसे ही विद्युत अपघटन कहा जाता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। बड़ी आंत
अवशोषित करती है? बड़ी आंत जल का अवशोषण करती है। क्या करती है? बड़ी आंत जल को अवशोषित करती है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर से लेके 4.7 सेंटीमीटर चौड़ी लंबी नलिका होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि गुरुत्व के कारण चंद्रमा की सतह पर त्वरण क्या होता है? तो गुरुत्व के कारण चंद्रमा की सतह पर त्वरण पृथ्वी के सतह के निकट 1/6 गुना होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब हम समुद्र तल से पर्वत के शिखर तक जाते हैं तो दाब किस प्रकार परिवर्तित होगा? तो दाब जो है कम होगा। दाब कम होगा। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पुनरुद्वन मिलता है। पुनरुद्वन जो है प्लेनेरिया में मिलता है। प्लेनेरिया में मिलता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्तनियों में मादा द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से हार्मोन द्वारा विकसित होते हैं? तो ये एस्ट्रोजन द्वारा विकसित होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक दूरी डैश है। एक दूरी क्या होती है? दूरी जो है सदैव धनात्मक होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला नीलगिरी तहर क्या है? नीलगिरी तहर क्या है? तो नीलगिरी तहर क्या है? बकरी है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी तहर को नीलगिरी आई बेवस या सिर्फ आई बेक्स के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इस बीच में अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आ गया। हड़प्पा सभ्यता के लोग डैश थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो क्या थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी थे। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैनियों के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका। निहारिका जो है ये सौरमंडल का भाग नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर रामचरितम निम्न में से किसकी रचना है? तो ये आपका भवभूति की रचना है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का संविधान किस प्रकार है? तो भारत का संविधान नम्र और अनम्र है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी अधिक पाई जाती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और अदिश बेरोजगारी दोनों जो है अधिक पाई जाती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। जापान मुद्रा जो है देखना है किसका मुद्रा क्या है? तो जापान का येन है, ब्राज़ील का रियाल है, चीन का युआन है, इजराइल का डॉलर नहीं होता है, न्यू शेकेल होता है। तो इजराइल जो है नहीं है। तो कह सकते हैं केवल 4 जो है सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स जो है ये किससे संबंधित है? तो ये मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक नारायण पंडित हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी में अधिवृत्ति प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय की बात की जाए तो ये अर्धशीर करसटजी थे। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अंटार्कटिका में पहले भारतीय अभियान के नेता कौन हैं? तो ये एस.जेड कासिम हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत के कौन से राज्य में सबसे बड़ा कोयला भंडार है? तो सबसे कोयला भंडार भारत के झारखंड राज्य में कोयला का सबसे ज़्यादा भंडार होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रीय समुद्री दिवस भारत में हर साल डैश को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस भारत में हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और भारतीय संविधान का भाग 4 एक किससे संबंधित रखता है? तो ये आपका मूल कर्तव्य से। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाओं में से एक फ्रेंच है? एक फ्रेंच की बात है तो ये पुडुचेरी जो है, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की आधिकारिक भाषाओं में से एक फ्रेंच है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उस भारतीय का नाम बताएं जिसकी कविता को बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया है। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर की कविता को, तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि भारत रत्न पुरस्कार विजेता बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो वो शहनाई बजाते थे। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जम्मू एवं कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो महिला मुख्यमंत्री की बात की जाए तो महबूबा मुफ्ती हैं। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न खत्म। तो चलिए, अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जो है ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।